नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। सावन में शिव भक्ति अपने चरम पर है और कांवड़ यात्रा में तो आस्था के साथ भव्यता का अनोखा संगम भी देखने को मिल रहा है। बच्चे हों या बुजुर्ग, महिलाएं हों या युवा, हर शिव भक्त बोल बम के जय घोष के साथ महादेव की भक्ति में लीन दिखाई दे रहा है। तो इसी से जुड़ी आज की हमारी पहली गुड न्यूज है और वो है सावन में सड़कों पर कांवड़ियों की बहार। हरिद्वार से लेकर देवघर तक आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। कंधों पर कांवड़, होठों पर शिव का नाम और दिल में अटूट आस्था लिए भोलेनाथ के भक्त आगे बढ़ रहे हैं। यही सावन की सबसे सुंदर पहचान बन गई है। कांवड़, जिसमें स्वयं भोलेनाथ का वास है। कांवड़, जो आस्था, तप और भोलेनाथ की उपस्थिति का प्रतीक है। कांवड़, जिसे श्रद्धालु भगवान शिव का पावन आसन मानकर कंधों पर उठाते हैं। सावन आते ही शिव भक्ति का रंग हर ओर छा जाता है। कहीं पारंपरिक कांवड़ तो कहीं भव्य और आकर्षक झांकियों से सजी अनोखी कांवड़ देखने के लिए मिलती हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, महिलाएं हों या युवा, हर शिव भक्त बोल बम के जय घोष के साथ महादेव की भक्ति में लीन दिखाई देता है। अब कांवड़ का रहा हूँ मैं, 4 साल मेरा कांवड़ हो गया और मेरा गया काशी में। पायल क्यों पहना? पायल इसलिए पहना कि कांवड़ खंडित ना हो। कांवड़ खंडित ना हो। कांवड़ इसलिए उठाया कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, मैं पढ़ने लिखने में सफल रहूं। और पायल तो मैंने इसलिए पहना है कि मेरे रास्ते में आने वाले लोग बगल हो जाए और खंडित ना हो सके मुझे। हरिद्वार में कांवड़ मेले के अद्भुत रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। हर जगह कांवरिया ही कांवरिया दिखाई दे रहे हैं। हाईवे पूरी तरह कांवड़ियों से पटा है और हर की पैड़ी पूरी तरह कांवड़ियों से गुलजार है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कांवड़ियों का जन सैलाब ही उमड़ आया हो। हर की पैड़ी पूरी तरह से भगवा हो चुकी है। शिव सेतु समेत सभी जगह कांवड़िया ही दिखाई दे रहे हैं। अब तक करीब 1.5 करोड़ से अधिक कांवड़िये गंगा जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। सावन के इस महापर्व में आस्था के साथ साथ प्यार का भी अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। कांवड़ मार्ग पर कई प्रेमी युगल भी कांवड़ लेकर चल रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं हरियाणा के रहने वाले दंपत्ति जो करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। लेकिन इस यात्रा की सबसे खास बात पति का साथ नहीं, बल्कि उसके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही उसकी पत्नी नीशू है, जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर सास ससुर को स्नान कराने के लिए पति संग पैदल चल रही है। हाँ, मेरे पति जाते थे, पहले अकेले लेके आते थे, लेकिन पिछली बार से मेरा भी मन किया कि मैं भी साथ में चलूं। अब की बार दूसरी कावड़ है हमारी जोड़े से ही, और हम अपने सास ससुर को नहलाते हैं जाके। बहुत अच्छा लगता है। भगवान उनको सलामत रखे, बस यही बोले से हमारी अरदास है। बिहार के मुंगेर के असरगंज कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़िया पथ पूरी तरह भगवामय हो चुका है। बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मार्ग गूंज रहा है। लाखों शिवभक्त सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा तट से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर पैदल यात्रा कर देवघर में बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक करेंगे। बाबा का डमरू है, ये भगवान गणेश और जो पहली बार पद यात्रा में आया भगवान श्री राम, एक छवि है। ये एक लोहे की चदरे की बनी हुई है और ये इसमें कुछ फोम का भी आइटम मिला हुआ मिक्स है। ये लगभग ये करीब वजन तो वेट नहीं की, लेकिन एक अंदाज बता सकता हूँ, ये 15 केजी से ऊपर है, 18 केजी लमसम है। वहीं पश्चिम बंगाल के राजकुमार महतो हाथों के बल बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं।
उन्होंने ये यात्रा बिच्छू के आकार में दोनों पैरों को ऊपर कर हाथ के बल पूरा करने का संकल्प लिया है। पटना सिटी के विशाल शिवधारी कांवड़िया संघ के 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था अजगैबी नाथ धाम से 54 फीट लंबी विशाल कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप, भक्ति गीतों और नृत्य के बीच श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है। इस विशाल कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भव्य बनावट है। 54 फीट लंबी इस कांवड़ में 54 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ माँ दुर्गा और माँ काली की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वहीं चांदी से बाबा बैद्यनाथ मंदिर और महागौरी मंदिर की आकर्षक कलाकृतियां भी उकेरी गई हैं, जो श्रद्धालुओं और राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुंगेर से गोविंद कुमार और बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र में बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब कुछ ही दिनों में बप्पा हर घर और पंडालों में पधारने जा रहे हैं। ऐसे में बप्पा के स्वागत के लिए उनके भक्त पूरे जोश के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है, और वो है नागपुर में दिखने लगे गणेशोत्सव के रंग। आपको बता दें कि नागपुर में मूर्तिकार दिन रात एक करके बप्पा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हालांकि इस बार महंगाई का असर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पहले जैसी ही अटूट है। गणपति बप्पा मोरया। बस अब कुछ ही दिनों की बात है और हर घर, हर गली और हर मंडप बप्पा के स्वागत में सज जाएगा। नागपुर की मशहूर चितारोली में इन दिनों यही सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। कहीं बप्पा को रंगों से सजाया जा रहा है तो कहीं उनकी आंखों में जीवन भरा जा रहा है। हर मूर्ति में कलाकार अपनी मेहनत के साथ श्रद्धा भी जोड़ रहा है। चितारोली की पहचान सिर्फ नागपुर तक ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश तक है। यहाँ बनने वाली गणेश प्रतिमाएं महाराष्ट्र के कई शहरों के साथ साथ दूसरे देशों में भी भेजी जाती हैं। ओमान और रशिया मूर्ति गई है अभी। कब से वो ऑर्डर देते हैं और ये लोग जून महीने में देते हैं ऑर्डर। जून कब बना के देते हैं आप? हम लोग तारीख रहते उनके, जब जाने की फ्लाइट की रहती ना, जब वो तारीख देके चले जाते हम लोगों को, 1-2 दिन पहले लेके चले जाते हम लोग। इस बार बप्पा की प्रतिमाओं में खाटू श्याम बाबा और भगवान महाकाल की छवि वाली प्रतिमाएं भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। यहाँ के मूर्तिकार दिन रात एक करके बप्पा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। भगवान का क्रेज बोलो तो उज्जैन के महाकाल और बाबा खाटू श्याम वहाँ का ज़्यादा शुरू हुए, तो गणपति के साथ में वो भगवान का किस प्रकार से जोड़ा जाए, तो हम कभी उसके डिजाइन कहाँ सेट हो सकती है, तो श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की डिजाइन उसमें सेट कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल की कर रहे हैं, साईं बाबा की कर रहे हैं। इस प्रकार की डिमांड आ रहे हैं। लेकिन इस बार बप्पा के स्वागत की तैयारियों के बीच महंगाई की भी चर्चा है। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हुए, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया। मिट्टी, रंग, लकड़ी, रस्सी और दूसरे सामान की कीमतें भी बढ़ी। इस बार देखा जाए तो अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ उसके बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति पर भी साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि 15% तक गणपति बप्पा की मूर्तियां इस साल महंगी हुई है। महंगाई जरूर बढ़ी है, लेकिन बप्पा के प्रति भक्तों की श्रद्धा हर साल की तरह ही अटूट है। भक्त अभी से अपने पसंद की मूर्तियां बुक करने पहुंच रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा मांग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की है, ताकि उत्सव भी पूरे उत्साह से मनाया जाए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। 14 सितंबर को गणपति बप्पा पूरे देश में अपने भक्तों के बीच विराजमान होंगे। उससे पहले नागपुर की चितारोली में हर हाथ सिर्फ एक ही काम में जुटा है, अपने लाडले बप्पा के स्वागत को सबसे सुंदर बनाने में। बप्पा के स्वागत की तैयारी बता रही है कि इस बार भी हर ओर गूंजेगा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत की नारी अब हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान गढ़ रही है।
कभी खेल के मैदान में अपने दमदार पंच और शानदार किक से विरोधियों को मात दे रही है, तो कभी रेलवे जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारियां पूरी दक्षता के साथ संभाल रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है महिलाओं के हाथ रेलवे स्टेशन की कमान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल ने नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। यहाँ डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संभाला जा रहा है। इस स्टेशन पर टिकट बुकिंग से लेकर यात्री सहायता, स्टेशन प्रबंधन, सूचना व्यवस्था और दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पूरी तरह से महिलाओं द्वारा की जा रही है। ये गोरखपुर का डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन है। मुख्य गोरखपुर जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पहली नजर में ये किसी सामान्य रेलवे स्टेशन जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी कार्य प्रणाली को करीब से देखते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत सामने आती है। यहाँ स्टेशन संचालन से लेकर यात्रियों की सुरक्षा तक, टिकट काउंटर से लेकर कार्यालय के कामकाज तक और अनाउंसमेंट से लेकर ट्रेन संचालन में सहयोग तक हर काम, हर अहम जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों के हाथ में सौंपी गई है। यानी ये स्टेशन पूरी तरह महिला शक्ति के भरोसे संचालित किया जा रहा है। डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिहाज से तैयार किया जा रहा है, जहां स्टेशन की पूरी कमान महिलाओं के हाथ में सौंपी गई है। हमारे डीआरएम महोदय ने और डीआरएम महोदया ने डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंप दिया है, जिसमें स्टेशन मास्टर महिला हैं, पीआरएस में भी महिला हैं और सुरक्षा में भी महिला हैं। अनुभव हो रहा है, कोई डर नहीं है। ड्यूटी तो कहीं भी करनी ही है, ड्यूटी के साथ साथ सारी जिम्मेदारियां अपना निभाना हर जगह पड़ता है, तो अपना फर्ज है ड्यूटी निभाना। स्टेशन मास्टर हूँ, टिकट बुकिंग क्लर्क, रेलवे सुरक्षा बल की कर्मी हो या सहायक स्टाफ, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ निभा रहा है और पूरे स्टेशन पर केवल महिलाओं की नियुक्ति से स्टाफ में खुशी का माहौल है। सबसे दिक्कत ये लगा ना कि कभी हम लोग ऐसे कर नहीं रहे थे ड्यूटी, हमेशा पुरुषों के साथ ही मिलके हम लोग किए हैं। फर्स्ट चांस है कि हम लोग ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ महिलाएं कर्मचारी हैं। तो पहले लग रहा था कि हम लोग सारी महिलाएं हैं, कैसे किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग को थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पे कोई परेशानी ना हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अधिकारी हम लोग की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन पर महिलाएं 3 शिफ्ट में सेवा दे रही हैं, जिनमें नाइट शिफ्ट भी शामिल है। जाहिर है डोमिनगढ़ क्योंकि आउटर एरिया स्टेशन है, ऐसे में लखनऊ रेलवे मंडल का सेफ्टी से जुड़े तमाम जरूरी पहलुओं पर भी खास फोकस है, ताकि रेलवे स्टेशन पर महिलाएं सुरक्षित माहौल में काम कर सकें। शुरू में जब आए थे तब तो परेशानी थोड़ी लग रही थी, क्योंकि पहली बार अचानक इंडिविजुअल ड्यूटी करनी पड़ी थी, लेकिन अभी बहुत सब कुछ सेटल्ड हो गया है हम लोग यहाँ पे करने में काम। यहाँ पे अभी जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं उन सबों को हम लोग को खुद से इंडिविजुअली देखना पड़ता है। सारा उसका जो आने जाने का प्रोसेस है, प्रोसीड करना हुआ, लाइन पे लेना हुआ, देना हुआ, ब्लॉक पे जो भी काम करना होता है वो सारी चीज़ें हम लोग अभी इंडिविजुअल कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर में करते तो पुरुषों के साथ करना होता था, यहाँ सब कुछ हम लोग अकेले कर रहे हैं। देश में रेलवे स्टेशन पर महिला सशक्तिकरण की मिसाल सबसे पहले मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन ने पेश की थी। ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जहां स्टेशन संचालन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली। महिलाएं जो है किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह गई हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर रही हैं। तो उसी क्रम में जो है महिला सशक्तिकरण के क्रम में जो है एक स्टेशन पे सभी महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो कि अच्छा काम कर रही हैं। और मैं इसके लिए लखनऊ मंडल ने जो भी प्रायोगिक जो ये किया है, मैं इसके लिए उन्हें जो है बधाई देता हूँ। नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व का ऐसा उदाहरण है जो ये साबित करता है कि जिम्मेदारियों की पटरियों पर महिलाएं भी उतनी ही मजबूती से दौड़ सकती हैं जितनी रफ्तार से यहाँ ट्रेनें गुजरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंगूर की हूबहू आवाज निकालने की अनोखी कला कुछ ही लोगों में होती है। उन्हीं में से एक है असलम खान, जो कि
आजकल संसद भवन परिसर के आसपास के बंदरों को भगाने में मदद करते हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज़ है वो है संसद परिसर में बंदर भगाने वाला मंकी मैन। जी हाँ, असलम खान संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था का एक खास हिस्सा बन गए हैं, जहां बंदरों की बढ़ती संख्या लोगों और हरियाली के लिए चुनौती बन रही है। वहीं असलम खान बिना किसी हथियार या मशीन के सिर्फ अपनी आवाज से इस चुनौती का समाधान निकालते दिख रहे हैं। इनके मुताबिक संसद भवन और उसके आसपास के इलाके में करीब 500 से 1000 बंदर मौजूद हैं। ये कभी लोगों को परेशान करते हैं तो कभी पेड़ पौधों और परिसर की हरियाली को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में उनकी ये अनोखी आवाज बंदरों को दूर रखने का प्रभावी तरीका साबित होती है। और खास बात है कि उनके पास बंदर भगाने का 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। इससे पहले वो 30 हजारी कोर्ट में बंदर भगाने का काम करते थे। असलम खान कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करते हैं, जिनके मुताबिक उनको 18,000 रुपए सैलरी मिलती है। ये पूरे संसद परिसर और अगल बगल के इलाकों में ऐसे ही आवाज निकालकर बंदर भगाते रहते हैं। संसद परिसर में कई जगहों पर खाने की कैंटीन भी है, जहां बंदर झपट्टा मारकर खाना छीनते हैं। इस जगह पर लगातार असलम खान ऐसे ही आवाज निकालकर इन बंदरों को भगाते रहते हैं। असलम खान जो आवाज निकालते हैं वो लंगूर की आवाज होती है, जिससे लाल मुंह वाले बंदर डरते हैं। असलम खान इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। असलम भाई, आप यहाँ बंदरों को भगा रहे हैं, कितने सालों से ये सब काम कर रहे हैं और एक अलग तरीके की आवाज निकालते हैं? सर, मैं लंगूर की आवाज निकालता हूँ बंदर भगाने के लिए, और मेरे को 30-35 साल हो गए बंदर भगाते हुए। जी। पहले लंगूर रखते थे, अब बैन लगा दिया, इसलिए तो आवाज से ही मतलब बंदरों को भगाते हैं, लंगूर की आवाज से। क्या इस पूरे परिसर में संसद भवन के अंदर ऐसे बंदर आ जाते हैं? जी जी जी। अच्छा, आते हैं, तभी तो हमें रख रखा है सरकार ने। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब सरकारी तौर पर आप यहाँ मुलाजिम हैं? नहीं, ठेकेदारी में सर। ठेकेदार, प्राइवेट। हाँ। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये एक कठिन काम है, मतलब बंदर इतने ज्यादा यहाँ पर हैं, उनको भगाना, और ये रेगुलर आप लोग इसको लेकर के वो कर रहे हैं, तो किस तरीके से इसको आप करते हैं? सर, हम तो आवाज से ही भगाते हैं सर। एक बार आवाज निकालिए, आप कैसे वो करते हैं? तो ये ऐसे ही करके आप संसद परिसर और यहाँ जितने भी बंदर हैं इस पूरे इसी के अंदर ये सब करते हैं? हाँ जी सर, आवाज से ही बंदर भगाते हैं सर। बढ़ते आगे, मिथिलांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद दरभंगा एयरपोर्ट से नाइट फ्लाइट सेवा की शुरुआत होने वाली है। एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग से जुड़ी सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि 5वीं गुड न्यूज है दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा। जी हाँ, दरभंगा एयरपोर्ट को लंबे समय से जिस पल का इंतजार था वो अब बेहद करीब है। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है। इसके लिए जरूरी तकनीकी, कागजी और जमीनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब एयरलाइंस कंपनियों के नए टाइम टेबल के साथ किसी भी दिन रात में उड़ानों का संचालन शुरू हो सकता है। फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट से सिर्फ दिन के समय में ही विमान उड़ान भरते हैं और उतरते हैं, लेकिन नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने के बाद यह एयरपोर्ट 24/7 यानी कि 24 घंटे संचालन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाएगा। इससे यात्रियों को ज्यादा उड़ानों का विकल्प मिलेगा और मिथिलांचल की हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नाइट लैंडिंग से जुड़ी सभी तकनीकी कमियां दूर कर दी गई हैं और आवश्यक कार्य पूरे हो चुके हैं। अब एयरलाइंस कंपनियों का नई समय सारणी जारी होते ही रात में भी उड़ानों का संचालन शुरू हो जाएगा। जाहिर है, नाइट फ्लाइट सेवा शुरू होने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट सिर्फ मिथिलांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार के लिए हवाई संपर्क का और भी मजबूत केंद्र बन जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को सुरक्षित रखने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इसके अंतर्गत अब सरकार ने राज्य में एनालॉग यानी कि कृत्रिम पनीर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है महाराष्ट्र में कृत्रिम पनीर पर पाबंदी। सरकार के इस फैसले का पालन ना करने या फिर नियम तोड़ने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार के मुताबिक उपभोक्ताओं को असली डेयरी पनीर के नाम पर कृत्रिम उत्पाद बेचकर गुमराह करने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में अब एनालॉग यानी कृत्रिम या नॉन डेयरी पनीर पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस पाबंदी का पालन नहीं करने पर दुकानदारों को जुर्माना या जेल या फिर दोनों हो सकती है। सरकार के मुताबिक उपभोक्ताओं को असली डेयरी पनीर के नाम पर कृत्रिम उत्पाद बेचकर गुमराह करने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने 30 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA को पूरे राज्य में निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग पनीर पर एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है। एनालॉग पनीर बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का भी प्रावधान महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया है। दरअसल एनालॉग पनीर ऐसा उत्पाद होता है जिसे पारंपरिक दूध से नहीं तैयार किया जाता है। इसको बनाने में वनस्पति तेल, स्टार्च, प्रोटीन पाउडर और अन्य खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसकी बनावट और स्वाद सामान्य पनीर जैसा हो सकता है, लेकिन पोषण, मूल्य और निर्माण प्रक्रिया डेयरी पनीर से बिल्कुल अलग होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक एनालॉग पनीर को स्पष्ट लेबलिंग के साथ बेचा जाए तो ये अलग श्रेणी का खाद्य उत्पाद है, लेकिन इसे असली पनीर बताकर बेचना उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि वो बिल्कुल ही पनीर बकवास था। अब जो भी नेचुरल पनीर जो है वो बच्चों के लिए, पेशेंटों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो उन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। आप समर्थन करते हैं इस फैसले का? 6 महीने तक की जेल और 6 लाख रुपए तक का? सर बिल्कुल करते। हम उनसे सहमत हैं, बिल्कुल सहमत। आप कौन सा पनीर बेचते हैं? हम मलाई पनीर बेचते हैं। ऐसे अपन जो काटते हैं ना, सर आराम से कटना चाहिए, और सर जी इसमें ना तनाव नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसे टूटेंगे ना, फटाक से फटना चाहिए सर जी। ये दिख रहा है ना, ऐसा होना चाहिए, तनना नहीं चाहिए। वही इसकी सर पहचान है। आप देखो सर जी, खा के देखो थोड़ा, तो ऐसा आप खाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ मीठा सा खा रहे हैं, जैसे कि मिठास थोड़ा होनी चाहिए। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सही गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही पनीर बेचने वाले कारोबारियों में भी पारदर्शिता बढ़ेगी और मिलावटी या भ्रामक तरीके से बेचे जाने वाले उत्पादों पर प्रभावी रोक लग सकेगी। सरकार के इस फैसले का ग्राहक स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सही डिसीजन है। अगर कहीं नकली मिलता है, बट हम यहाँ से हम लेते हैं तो ठीक है, ये तो शुद्ध है एकदम। मैं खाता हूँ हर बार, मैं कम से कम यहाँ से 25-30 साल से ले रहा हूँ। जी सही है, एकदम सही है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ नुकसान हो रहा है उनका, लोगों का, तो ये तो सही डिसीजन है। अब राज्य में खाद्य सुरक्षा विभाग और FDA की टीमें बाजारों, गोदामों, डेयरियों और होटल रेस्टोरेंट्स में विशेष अभियान चलाकर नियमों के पालन की निगरानी करेंगे और नकली पनीर बेचने वालों पर कार्रवाई करेंगे। शुद्ध पनीर बेचते हैं पहले से ही, उनमें यहाँ पर खुशी का माहौल एक देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके लिए जाहिर तौर पर खुशी की मांग है। उनका कहना है कि उनकी सेल जो है, उनके पनीर की मांग जो है वो अब बढ़ गई है। लोग उनका पनीर ले रहे हैं, जो होटल व्यवसायिक हैं वो उनका पनीर ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और वो इस निर्णय का स्वागत भी कर रहे हैं। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारत ने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। बॉक्सिंग में इस बार 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल आए हैं। ऐसे में इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए हरियाणा के करनाल में बेटियां भविष्य की चैंपियन बनने की तैयारी कर रही है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, और वो है तैयार हो रही हैं बॉक्सर बेटियां। जी हाँ, इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मेडल जीतना हर बॉक्सर का सपना होता है, लेकिन उस सपने की नींव करनाल जैसी छोटी छोटी बॉक्सिंग अकेडमीज में रखी जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की बेटियों के दमदार प्रदर्शन के बाद अब करनाल की यही रिंग भविष्य के चैंपियन तैयार करने में जुटी है। ये सच है कि हर विश्व विजेता की शुरुआत किसी छोटे से बॉक्सिंग रिंग से होती है। करनाल की ये रिंग भी ऐसे ही बड़े सपनों को आकार दे रही है। पंचिंग बैग पर लगातार पड़ते मुक्के, मजहब का बैलेंस और आंखों में जीत का जुनून। ये सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि भारत के अगले चैंपियनों की तैयारी है। हर मुक्का एक सपना है, हर पसीने की बूंद देश के नाम है।
हरियाणा के करनाल में हर सुबह की शुरुआत देश के लिए मेडल लाने के संकल्प के साथ होती है और युवा बॉक्सर हर दिन इसी जज्बे के साथ रिंग में उतरते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं देन बॉक्सिंग इजी है। मतलब हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा बट फिर उसके बाद आपको इजी लगेगी अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा साफ देखने को मिला। सबसे ज्यादा स्वर्णिम सफलता मुक्केबाजों के हिस्से आई। अब इसी जीत की विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी जारी है। करनाल की बॉक्सिंग रिंग में रोज पसीना बहाती ये बेटियां आने वाले वर्षों में भारत के लिए नए पदक जीतने का सपना संजोए हुए हैं। कड़ी मेहनत, अनुशासन और बुलंद हौसलों के साथ ये हर दिन खुद को तराश रही हैं। काफी हद तक अच्छे मतलब प्लेयर्स निकले हैं और सारा कुछ अच्छा रहा है और मैं अपना भविष्य यही देखती हूँ कि मैं भी अपने देश का नाम रोशन करूंगी। करनाल की इस बॉक्सिंग रिंग तक पहुंचने के लिए कई खिलाड़ी रोज कई किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। कुछ तो सुबह और शाम दोनों वक्त लंबी दूरी तय करके यहाँ अभ्यास के लिए पहुँचते हैं। पढ़ाई और प्रैक्टिस के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इन युवा मुक्केबाजों के हौसले हर चुनौती पर भारी पड़ते हैं। मैं चिड़ाव गांव से आती हूँ, 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सुबह और शाम अप डाउन करती हूँ। बॉक्सिंग में बस मेन टारगेट तो ओलंपिक है। बस सीनियर्स को देख के यही है कि भाई उनकी तरह मेहनत करनी है, अपने देश के लिए मेडल लेके आना है। अनुशासन के साथ सबसे जरूरी होती है सही कोचिंग, जो इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही वजह है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी बॉक्सिंग में रुझान बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।